हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैग बुक सीरीज अरिहंत की, और इसमें हम लोग कवर करेंगे भारतीय इतिहास को एनसीईआरटी पुस्तकों के महत्वपूर्ण तथ्यों के कवरेज के साथ। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम इस पुस्तक में डिज़ाइन किया गया है। प्रश्नों की टॉपिक वाइज कवरेज है और इसमें क्या है 5 प्रैक्टिस सेट भी हैं। तो दोस्तों ये जो पूरी बुक है ये मैग बुक सीरीज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद आवश्यक होने वाली है। तो दोस्तों चलिए आरंभ करते हैं आज के अपने इस सेशन का, जिसमें हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास विषय के टॉपिक प्राचीन इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में पाषाण काल और महापाषाण की। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अध्याय 1 प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। तो अध्याय 1 प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो जिस काल के विषय में कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो ऐसा टाइम पीरियड जिसके बारे में कोई भी लिखित विवरण नहीं है उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का विकास, प्रागैतिहासिक संस्कृतियां विकास का आधार थी। तो जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियां थी वो क्या थी? विकास का आधार थी, जिसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत उस काल के औजार थे। तो क्या था? जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियां थी वही विकास का आधार थी, और उनकी जो जानकारी है उसका जो प्रमुख स्रोत थे वो क्या थे? औजार थे। भारत में सभ्यता एवं संस्कृति के प्रारंभ को यहीं से समझा जा सकता है। तो भारत में यदि क्या हो, सभ्यता और संस्कृति के प्रारंभ को समझना हो तो हमें प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से ही क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं मानव का विकास। तो मानव का विकास किस तरह से हुआ? तो मानव का वर्तमान स्वरूप उसके क्रमिक विकास का परिणाम है। तो मानव का जो क्या है वर्तमान स्वरूप दिखाई देता है उसके क्या है? क्रमिक विकास का परिणाम है। मानव का उद्विकास वानर से माना जाता है, और जो मनुष्य है इसका जो उद्विकास है ये किससे माना जाता है? वानर से माना जाता है, मंकी से माना जाता है। मानव जैसे प्राणी अथवा आदिम होमिनिड्स सबसे पहले अफ्रीका में अभिनूतन काल प्लीस्टोसीन के आरंभ में प्रकट हुए थे। तो जो क्या था? अभिनूतन काल या प्लीस्टोसीन काल था, उसके आरंभ में मानव जैसे जो प्राणी थे होमिनिड्स से, वो सबसे पहले कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में प्रकट हुए थे। भारत में मानव के विकास के अद्यतन साक्ष्य शिवालिक पहाड़ियों के अभिनूतन या प्लीस्टोसीन युगीन निक्षेपों में मिलते हैं। तो भारत में यदि मानव के विकास का जो अद्यतन या प्राचीनतम साक्ष्य देखा जाए तो वो कहाँ से मिला है? तो शिवालिक पहाड़ियों के में मिला है। कब मिला है? तो अभिनूतन काल या प्लीस्टोसीन युग के जो निक्षेप हैं उनसे मिला है। मानव के जिस रूप के साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं उसे रामापिथेकस के नाम से जाना जाता है। तो मानव का जो स्वरूप यहाँ से मिला है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको रामापिथेकस के नाम से जाना जाता है। परंतु पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव का कोई जीवाश्म फॉसिल नहीं मिला है। तो यदि भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो यहाँ से क्या है? मानव का कोई जीवाश्म नहीं मिला है, कोई फॉसिल नहीं मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से मिला है। तो भारत में जो मानव था इसका जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो कहाँ से मिला? तो वो नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से मिला है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से मिला है, जो मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल है। और ये जो हथनौरा है ये क्या है? नर्मदा घाटी के जो पास में है हथनौरा, तो ये क्या है? मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल है, मीजोलिथिक टाइम पीरियड से संबंधित क्या है? साइट है। आगे बात करते हैं इतिहास के वर्गीकरण की। इतिहास का वर्गीकरण। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को स्रोतों की विविधता के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। तो प्राचीन भारतीय जो इतिहास है
इसको विविधता के आधार पर हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक के समय को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इस काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत उस समय के मानवों द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं हैं। जिस काल में मानव लेखन कला से अपरिचित था, इसलिए इस काल जो प्रागैतिहासिक काल था, इस काल में जो क्या था, मानव लेखन कला से अपरिचित था, इसलिए इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। तो भारत में जो क्या है, प्रागैतिहासिक काल है, इसको उद्घाटित करने का जो श्रेय है वो किसको? डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज को जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगूर नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की थी। तो याद रखेंगे कि प्रागैतिहासिक जो टाइम पीरियड है, इसको उद्घाटित करने का श्रेय भारत में एक अंग्रेज जिनका नाम डॉक्टर प्राइमरोज था को जाता है। और इन्होंने क्या किया था, 1842 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले के लिंगसुगूर नामक स्थान में क्या किया था, प्रागैतिहासिक औजारों की क्या की थी, खोज की थी। तो इस तरह से प्रागैतिहासिक काल ये मानव उत्पत्ति से इसका जो टाइम पीरियड है ये मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसकी जो जानकारी का जो क्या है एकमात्र स्रोत है वो क्या है, उस समय के जो मानव थे उनके द्वारा जो वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती थी वो वस्तुएं हैं। और इस काल में मानव लेखन कला से अपरिचित था, इस कारण से इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और भारत में जो प्रागैतिहासिक काल है इसको जो उद्घाटन किया था या उद्घाटित करने या खोज करने का जो श्रेय है वो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। और उन्होंने 1842 ईस्वी में क्या किया था, कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले के लिंगसूर नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक औजारों की खोज करी थी। आगे बात कर लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल हम लोगों ने देखा, अब बात कर लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। आद्य ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। और इस काल का जो मानव था वो लिपि से तो परिचित था। तो लिपि से तो क्या था, लेखन कला से तो इसका परिचय था, किंतु जो आद्य ऐतिहासिक काल की लिपि थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो याद रखेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। और इस काल का जो मानव है वो लिपि से परिचित था, किंतु वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। वो जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। और इस कारण से इस काल को क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो जो क्या है, हड़प्पा सभ्यता है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से जो आगे का टाइम पीरियड है वो क्या है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो 600 ईसा पूर्व से आगे का टाइम पीरियड क्या है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और ऐतिहासिक काल का जो मानव था ये क्या था, लिपि से भी परिचित था, मतलब लेखन कला से परिचय इसका था। और वह लिपि पढ़ी भी जा चुकी है और जो लिपि है उसको पढ़ा भी जा चुका है। और यह ऐतिहासिक काल कहलाता है। और ये जो काल है ये क्या कहलाता है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। आगे बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल का विभाजन किस तरह से था। तो जो प्रागैतिहासिक काल था इसको पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो विभाजन था वो पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल था इसको मुख्यतः पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को ही पैलियोलिथिक एज और मध्य पाषाण काल को मीजोलिथिक एज और नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। आगे इनके टाइम पीरियड की यदि बात करें तो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक, कहीं कहीं 4,000 ईसा पूर्व भी मिलता है, तो घबराना नहीं है। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व है। और नव पाषाण का जो टाइम पीरियड है वो 7,000 ईसा पूर्व के बाद से है, 7,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है।
निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण काल को लोअर पैलियोलिथिक एज और मध्य पुरापाषाण काल को मिडिल पैलियोलिथिक एज और उच्च पुरापाषाण काल को अपर पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। तो निम्न पुरापाषाण काल का जो समय है वो क्या था, 10 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व, 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व मध्य पुरापाषाण काल, और 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व का जो टाइम था ये उच्च पुरापाषाण काल अपर पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के विभाजन की बात करी। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्टोन एज को देखा, और स्टोन एज में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और पुनः पुरापाषाण काल को 3 भागों में निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में बांटा गया है। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं पाषाण काल की। तो पाषाण काल क्या है, तो पाषाण भारतीय पाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो जो क्या है, भारतीय पुरापाषाण युग है, भारतीय जो स्टोन एज है, भारत में जो स्टोन एज है, इसको मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, तो 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध अधिकारी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। उसे चेन्नई के समीप पल्लावरम से एक पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ और अंततः सर मार्टिमर व्हीलर के प्रयासों से भारत के समग्र प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम का ज्ञान हुआ। ए कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो जो क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। तो याद क्या रखना है कि भारत में जो पाषाणकालीन बस्तियां हैं, इनके अन्वेषण की शुरुआत, तो भारत में पुरापाषाणकालीन बस्तियों के जो अन्वेषण की शुरुआत है ये कब हुई, तो 1863 ईस्वी में हुई। और किसने किया, तो जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध अधिकारी रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। इन्होंने ही क्या किया था, चेन्नई के समीप एक पल्लावरम नामक स्थान है, वहाँ से इन्होंने पाषाणकालीन उपकरणों को प्राप्त किया था। और अंततः लास्ट में यदि बात करें तो जो मार्टिमर व्हीलर थे, इन्हीं के प्रयासों से भारत में समग्र प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम का ज्ञान हुआ। और अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। तो यहाँ पे कई प्रश्न बन रहे हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके अंतर्गत काम करता है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। और प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसको कहते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और भारत में जो क्या था, मार्टिमर व्हीलर थे, इनके प्रयासों से समग्र प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम का ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे बात कर लेते हैं पुरापाषाण काल की। तो पुरापाषाण काल तकनीकी विकास तथा जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर पुरापाषाण काल को निम्न, मध्य एवं उच्च पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। तो तकनीकी विकास तथा जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर पुरापाषाण काल को निम्न, मध्य एवं उच्च पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। निम्न पुरापाषाण काल क्या था, तो पुरापाषाण काल का सबसे लंबा समय निम्न पुरापाषाण काल के रूप में जाना जाता है। तो पुरापाषाण काल का जो क्या है सबसे लंबा समय है, वो निम्न पुरापाषाण काल के रूप में जाना जाता है। इस समय मनुष्य पत्थरों, क्वार्टजाइट से निर्मित हथियारों, हस्तकुठार, विदारणी, खंडक आदि का उपयोग करता था। अधिकांश पुरापाषाण युग हिम युग के समान क्या है, गुजरा है। तो पुरापाषाण काल का सबसे लंबा समय क्या है, निम्न पुरापाषाण काल के रूप में जाना जाता है। इस समय मनुष्य पत्थर, क्वार्टजाइट से निर्मित हथियारों, हस्तकुठार, विदारणी, खंडक का उपयोग करता था। और अधिकांश जो पुरापाषाण काल युग है ये क्या है, हिम युग से गुजरा है। निम्न पुरापाषाण स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। तो जो क्या है, निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल है, ये भारतीय जो महाद्वीप है
इसके लगभग सभी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं, जिनमें असम की घाटी, सोहन की घाटी, नर्मदा घाटी, वेलन घाटी प्रमुख हैं। इस काल के लोग शिकारी एवं खाद्य संग्राहक की श्रेणी में आते थे। तो जो निम्न पुरापाषाण काल था, इस टाइम पीरियड के जो लोग थे वो शिकारी थे और खाद्य संग्राहक की श्रेणी में आते थे। आगे बात कर लेते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। तो जो मध्य पुरापाषाण काल है, तो मध्य पुरापाषाण काल में शल्क उपकरणों की प्रधानता बढ़ गई। तो जो क्या है, मध्य पुरापाषाण काल का टाइम था, उसमें क्या था, शल्क उपकरणों की प्रधानता बढ़ गई थी तथा कच्चे माल के रूप में क्वार्टजाइट के स्थान पर चर्च और जैस्पर प्रमुख हो गया था। तो मध्य पुरापाषाण काल में जो क्या था, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाला पत्थर था, वो क्या था, चर्च और जैस्पर प्रमुख हो गया था। क्वार्टजाइट हट गया था, क्वार्टजाइट के स्थान पर चर्च और जैस्पर प्रमुख हो गया था। इस काल में फलकों की सहायता से बेधनी छेदनी और खुरचनी जैसे उपकरण बनाए गए। तो बेधनी, छेदनी और खुरचनी जैसे उपकरण मध्य पुरापाषाण काल में बनाए गए और फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। और फलकों की क्या है, अधिकता है, इस कारण से ये जो मध्य पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, इसको किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है, तो फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। एच.डी. संकलिया ने नेवासा गोदावरी नदी के तट पर नेवासा को प्रारूप स्थल घोषित किया था। तो एच.डी. संकलिया ने नेवासा जो गोदावरी नदी के तट पर है को क्या किया था, मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल के रूप में घोषित किया था। आगे बात कर लेते हैं उच्च पुरापाषाण काल की। तो उच्च पुरापाषाण काल आधुनिक मानव अर्थात होमो सेपियंस के अस्तित्व का युग था। तो उच्च पुरापाषाण काल में क्या था, जो आधुनिक मानव होमो सेपियंस था, उसका अस्तित्व हुआ था, उसका आविर्भाव हुआ। और इस काल में मानव उपकरणों के निर्माण में हड्डी, हाथी दांत एवं सींगों का प्रयोग करने लगा था। तो जो क्या था, उच्च पुरापाषाण काल का टाइम था, उसमें जो क्या था, मानव उपकरण थे, मानव था, वो उपकरणों के निर्माण में हड्डी, हाथी दांत और सींगों का प्रयोग करने लगा था। उच्च पुरापाषाण काल के उपकरणों में तक्षणी एवं खुरचनी के उपरोक्त अस्थि के उपकरण महत्वपूर्ण थे। तो तक्षणी और खुरचनी जो थी, उसमें क्या थे, अस्थि के उपकरण भी क्या हो गए थे, महत्वपूर्ण हो गए थे। मानव रहने के लिए शैलाश्रयों का प्रयोग करने लगा था। और जो मनुष्य था, ये रहने के लिए किसका प्रयोग करता था, शैलाश्रयों का प्रयोग करने लगा था। इस काल में नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला का विकास हुआ। तो ये जो टाइम पीरियड था उच्च पुरापाषाण काल का, इसमें नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला का क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से किस काल में नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला का विकास हुआ, तो वो हुआ था उच्च पुरापाषाण काल में। तो इस तरह से याद रखेंगे, होमो सेपियंस के अस्तित्व का जो युग था वो क्या था, उच्च पुरापाषाण काल था। आगे बात कर लेते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल हिमयुग के अंत के पश्चात मध्य पाषाण काल प्रारंभ होता है। तो हिमयुग के मध्य के पश्चात क्या था, मध्य पाषाण काल प्रारंभ हुआ। हिमयुग के अंत के पश्चात जब क्या हुआ, हिमयुग समाप्त हुआ, आइस एज जब क्या हुआ, समाप्त हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, मध्य पाषाण काल प्रारंभ हुआ। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में प्राप्त हुई थी। तो सर्वप्रथम क्या था, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। तो जब क्या था, C.L. कार्लाइल ने खुदाई के दौरान विंध्य क्षेत्र में क्या किया था, लघु पाषाण उपकरणों की खोज करी थी। इस काल के औजार छोटे पत्थरों से बने थे। तो इस काल के जो औजार थे, ये क्या थे, छोटे पत्थरों से बने थे, और जिन्हें क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ कहा जाता था या सूक्ष्म पाषाण कहा गया। तो याद रखेंगे कि हिमयुग के अंत के बाद मध्य पाषाण काल प्रारंभ होता है, और भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई। और C.L. कार्लाइल ने क्या किया था, विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों को सबसे पहले खोजा था। कब खोजा था, तो 1867 ईस्वी में खोजा था। इस काल के औजार छोटे पत्थरों से बने थे, और ये जो टाइम पीरियड था, इसके जो औजार थे वो छोटे पत्थरों से बने थे, जिन्हें माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा जाता था। जिनको क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगते हैं। तो मानव में जो क्या है, अस्थि पंजर हैं, ये सबसे पहले मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने की तकनीक को फ्लूटिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न बन सकता है कि फ्लूटिंग क्या है। तो फ्लूटिंग एक प्रकार की क्या है, मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने की तकनीक है। तो फ्लूटिंग क्या है,
तो फ्लूटिंग क्या है, मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने की एक तकनीक को कहा जाता है। और क्या था, मध्य पाषाण काल के कुछ सूक्ष्म औजारों का आकार ज्यामिति, जिसमें ब्लेड, क्रोड, त्रिकोण, नवचंद्राकार, समलंग औजार प्रमुख है। तो मध्य पाषाण काल में क्या है, जो सूक्ष्म औजार थे इनका आकार क्या था, ज्यामितिक है। और इसमें क्या था, ब्लेड, क्रोड, त्रिकोण, नवचंद्राकार और समलंग औजार क्या है, प्रमुख हैं। मध्य पाषाण काल के लोग क्या है, शिकार, मछली पकड़ने, खाद्य संग्रहण पर निर्भर करते थे। तो याद रखेंगे कि मध्य पाषाण काल के जो लोग थे ये शिकार, मछली पकड़ने तथा खाद्य संग्रहण पर निर्भर करते थे। इस काल में बागौर राजस्थान तथा आदमगढ़ भीमबेटका मध्य प्रदेश से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो मध्य पाषाण काल के जो लोग थे ये क्या करते थे, शिकार, मछली पकड़ने और खाद्य संग्रहण पर निर्भर थे। इस काल में बागौर राजस्थान तथा आदमगढ़ भीमबेटका मध्य प्रदेश से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस काल में मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। तो मध्य पाषाण काल में क्या था, मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। राजस्थान में स्थित सांभर झील निक्षेप के कई मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में स्थित सांभर झील निक्षेप के कई मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें नरवा, गोविंदगढ़ तथा लिखवा प्रमुख है। तो नरवा, गोविंदगढ़ और लिखवा क्या है, प्रमुख जो है तो मध्य पाषाणिक स्थल हैं। यहाँ से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ से क्या मिला है, विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। अस्थायी निवास का प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहर राय एवं महदहा से स्तंभ गर्त के रूप में मिलता है। तो जो मध्य पाषाण कालीन टाइम पीरियड था, उस टाइम पर जो स्थायी निवास का प्रारंभिक साक्ष्य है वो कहाँ से मिला, तो सराय नाहर राय और महदहा से स्तंभ गर्त के रूप में मिलता है। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं तथा महदहा से हड्डी का बाणाग्र प्राप्त हुआ है। तो हड्डी का जो बाणाग्र है वो कहाँ से मिला है, तो महदहा से मिला है। और सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश से क्या मिला है, तो बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण मिले हैं जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। मध्य पाषाण काल के मनुष्यों ने अनुष्ठान के साथ शवों को दफनाने की प्रथा प्रारंभ की। तो मध्य पाषाण कालीन जो मनुष्य था इसने अनुष्ठान के साथ शवों को दफनाने की प्रथा को प्रारंभ किया। मध्य भारत के लेखनिया से मध्य पाषाण कालीन शवों को अनुष्ठान के साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। तो मध्य भारत का जो लेखनिया स्थान है वहाँ से मध्य पाषाण कालीन शवों को अनुष्ठान के साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। भीमबेटका की बात कर लेते हैं। भीमबेटका की गुफाएं, तो भीमबेटका से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो जो भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश में है, यहाँ से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल हैं। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो जो क्या है, भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल है, ये भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैलचित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। तो यूनेस्को ने क्या किया है, भीमबेटका शैलचित्र को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, इन गुफाओं में जीवन के अलग अलग क्या है, रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र भी हैं। इस काल के लोगों ने गहरे लाल, हरे, उजले तथा पीले रंगों का प्रयोग किया है। तो जो क्या था, भीमबेटका के जो लोग थे, उस टाइम के जो लोग थे, उन्होंने गहरे लाल, हरे, उजले और पीले रंगों का प्रयोग किया है। आगे बात कर लेते हैं नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल क्या है, तो पहला नवपाषाणिक स्थल H.C. मैस्यूरर के द्वारा 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में खोजा गया था। तो पहला नवपाषाण कालीन स्थल जो था वो H.C. मैस्यूरर के द्वारा 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में खोजा गया। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने किया था 1865 में। तो याद रखेंगे कि नियोलिथिक या नवपाषाण कालीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 में किया था। और स्थल उत्तर प्रदेश में खोजा गया था। किसने खोजा था, तो H.C. मैस्यूरर के द्वारा 1860 में खोजा गया था। पुरातत्वविद मिल्स बुर्किट के अनुसार पशुओं को पालतू बनाना, कृषि व्यवहार का प्रथम प्रयोग, घिसे तथा पालिशदार पत्थर के औजार
एवं मृद भांडों का निर्माण नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता थी। तो नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता की यदि बात करें तो पशुओं को पालतू बनाना, कृषि व्यवहार का प्रथम यहाँ पर साक्ष्य प्रयोग का मिलता है, घिसे तथा पालिशदार पत्थरों के औजार, मृदभांडों का निर्माण क्या है, नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अवस्थित मेहरगढ़ तथा भारत के कश्मीर में स्थित बुर्ज होम एवं गुफकराल महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल हैं। तो याद रखेंगे कि पाकिस्तान में क्या है, बलूचिस्तान में जो अवस्थित मेहरगढ़ है और भारत के कश्मीर में स्थित बुर्ज होम एवं गुफकराल महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल हैं। बुर्ज होम में गर्त निवास का साक्ष्य मिलता है। तो बुर्ज होम में गर्त निवास का साक्ष्य मिलता है, जहां कब्रों में पालतू कुत्ते भी मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। तो यहाँ पे क्या है, कब्रों में पालतू कुत्ते भी मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। चिरांद की बात करें, चिरांद बिहार में पड़ता है, यहाँ पर हड्डियों के उपकरण मिले हैं। तो नवपाषाण कालीन हड्डियों के उपकरण चिरांद बिहार से मिले हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। तो हिरण के सींगों के जो उपकरण हैं ये चिरांद बिहार से मिले हैं। मृदभांड निर्माण का प्रारंभ नवपाषाण से हुआ है, और जो मृदभांड निर्माण का प्रारंभ है ये कब से माना जाता है, तो ये नवपाषाण युग से माना जाता है। मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य चौपानी मांडो से मिला है, और जो मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य है ये कहाँ से मिला है, तो चौपानी मांडो से मिला है। हम लोग दोस्तों कवर कर रहे हैं मैकबुक प्रागैतिहासिक मैकबुक सीरीज के प्रागैतिहासिक संस्कृति के टॉपिक को, और नवपाषाण काल के अंतर्गत कर्नाटक में संगन कल्लू मैसूर तथा पिकली हल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो कर्नाटक के संगन कल्लू मैसूर तथा पिकली हल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। महगड़ा बेलन घाटी से गौशाला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो महगड़ा बेलन घाटी से क्या मिला है, गौशाला के भी क्या है, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दक्षिण भारत में प्रयुक्त होने वाली पहली फसल रागी थी। तो नवपाषाण युग में दक्षिण भारत में प्रयुक्त होने वाली पहली फसल कौन थी, तो वो रागी थी। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश से वन्य एवं कृषि जन्य दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य मिलते हैं। यह धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। आगे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से प्राप्त पत्थर के उपकरणों को 14 लाख वर्ष पुराना बताया गया है। तो महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थल से प्राप्त जो उपकरण हैं इनको 14 लाख वर्ष पूर्व का बताया गया है। निम्न पुरापाषाण काल में क्रोड उपकरणों की प्रधानता थी, और जो निम्न पुरापाषाण काल था यहाँ पे क्या थी, क्रोड उपकरणों की प्रधानता थी। सर्वप्रथम तीर कमान का विकास मध्यपाषाण काल में हुआ, और इस काल के लोग छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगे थे। प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं, और प्राचीनतम क्या है, जो स्थायी जीवन के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो वो मेहरगढ़ से मिले हैं। तो याद रखेंगे ये क्या हो गया, नवपाषाण काल हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ताम्रपाषाण काल की। तो ताम्रपाषाण काल में क्या है, तो मानव ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया, और जिस काल में लोगों ने पत्थर के साथ साथ तांबे के हथियारों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था उसे ताम्रपाषाण युग, इसका टाइम पीरियड 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व कहा गया है। ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे, और जो क्या था, ताम्रपाषाण काल के लोग थे ये किस समुदाय के थे, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय के रूप में रहते थे। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आहाड़ एवं गिलुंद है। तो याद रखेंगे कि भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आहाड़ एवं गिलुंद हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा, कायथा और एरण है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरण, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में ताम्रपाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं। मालवा संस्कृति की एक विलक्षणता है जो मालवा मृदभांड है, जो ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना जाता है। तो मालवा संस्कृति की एक क्या है विलक्षणता है, यह है कि क्या है, तो वो है मालवा मृदभांड, और ये क्या है, ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं, और सबसे जो क्या है बड़े क्षेत्र में उत्खनन है ये पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ है। जहां उत्खनन हुए हैं वे स्थल हैं अहमदनगर के जोरवे, निवासा एवं दैमाबाद, और पुणे में चंदौली, सोनेगांव और इनामगांव। तो याद रखेंगे ये जो है तो स्थल हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर के जोरवे, निवासा, दैमाबाद, और पुणे के चंदौली, सोनेगांव और इनामगांव। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है। दैमाबाद की ख्याति तांबे की वस्तुओं के
की उपलब्धि के लिए है और दैमाबाद से तांबे का रथ चलाता हुआ मनुष्य, सांड, गेंडे तथा हाथी की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। इनाम गांव एक बड़ी बस्ती है जो किलाबंद है तथा खाई से घिरी हुई है। तो इनाम गांव क्या है? जोरवे संस्कृति के अंतर्गत एक बड़ी बस्ती है जो क्या है, किलाबंद है और यहाँ खाई से घिरी हुई है। ताम्र पाषाणिक स्थलों में सबसे बड़ा उत्खनित ग्रामीण स्थल एचडी सांकलिया द्वारा उत्खनित नवाडा टोली है, जहां से सर्वाधिक फसल के साक्ष्य मिले हैं। तो नवाडा टोली से क्या है, सबसे ज़्यादा फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आहार संस्कृति की यदि बात करें तो ये क्या है, इसका नाम ताम्रवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। आहार संस्कृति में एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। तो जो आहार के लोग हैं ये पत्थर के बने घरों में रहते थे। यहाँ से तांबे की बनी कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ तथा कई तरह की चादरें प्राप्त हुई हैं। कायथा के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। ताम्र पाषाणिक बस्तियों के लुप्त होने का कारण अत्यल्प वर्षा, सूखा माना जाता है। तो जो क्या है, ताम्र पाषाणकालीन जो बस्तियां हैं इनके लुप्त होने का जो कारण है वो क्या है, अत्यल्प वर्षा, सूखा को माना जाता है। कायथा से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमे हुए पाए गए हैं। गैरिक मृदभांड संस्कृति भी एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। इसका काल 2000 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। तो जो गैरिक मृदभांड था, इसका जो पात्र निर्माण था ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ये हस्तिनापुर से प्रारंभ हुआ था। आगे बात कर लेते हैं अन्य प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की। तो आहार संस्कृति, इसका जो टाइम पीरियड था, समय था, वो क्या था, 2100 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। कायथा संस्कृति, इसका टाइम पीरियड 2100 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व। सावाल्दा संस्कृति 2100 से 1800। प्रभात संस्कृति 1800 से 1200 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। रंगपुर संस्कृति 1500 से 1200 ईसा पूर्व। जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व टाइम पीरियड माना गया है। आगे बात कर लेते हैं महापाषाण काल की। तो पत्थरों की कब्रों को महापाषाण कहा जाता था। इन कब्रों में मानवों को दफनाया जाता था। महापाषाण काल से संबंध लोग साधारणतः पहाड़ों के ढलानों पर रहते थे। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। तो क्या था, दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में ये प्रथा प्रचलित थी। यहाँ पर कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल तथा पत्थर एवं सोने के गहने भी प्राप्त हुए। तो यहाँ पर क्या था, कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल तथा पत्थर एवं सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ आंशिक शवाधान की पद्धति भी प्रचलित थी, जिसके तहत शवों को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। ब्रह्मगिरी आदि या नसूर, मास्की, पुदुको, इंगलपुट, हुनूर, नागार्जुनीकोंडा आदि इसके क्या है, प्रमुख शवाधान केंद्र हैं। महापाषाण कालीन लोग धान के अतिरिक्त रागी की खेती भी करते थे। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच किया है। तो 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक क्या है, महापाषाण काल का समय इतिहासकारों के द्वारा निर्धारित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं, टेबल फॉर्मेट में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे काल और उसके बाद उस संस्कृति के लक्षण और मुख्य स्थल कौन से थे और कौन से महत्वपूर्ण उपकरण या विशेषताएं उस स्थल की हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निम्न पुरा पाषाण काल की। तो निम्न पुरा पाषाण काल क्या है, तो निम्न पुरा पाषाण काल संस्कृति के लक्षण क्या हैं, तो सल्क, गंडासा, खंडक उपकरण इस संस्कृति में मिले हैं और मुख्य स्थल में पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर पठार, नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ जो है इसके क्या हैं, निम्न पुरा पाषाण काल के मुख्य स्थल हैं। प्रमुख विशेषताओं में हस्त कुठार और वटिकास में उपकरण इसकी विशेषताएं हैं। होमो इरेक्टस अस्थि अवशेष यहाँ से मिले हैं और नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं होमो इरेक्टस के अस्थि अवशेष निम्न पुरा पाषाण काल के। आगे बात करते हैं, मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। नेवासा महाराष्ट्र, डिडवाना राजस्थान और क्या है, भीमबेटका मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी, बाकुंडा, पुरुलिया, पश्चिमी बंगाल। तो ये क्या है, स्थल हैं मध्य पुरा पाषाण काल के। फलक, बेधनी, खुरचनी, भीमबेटका से गुफा चित्रकारी भी क्या है, मध्य पुरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे बात कर लेते हैं उच्च पुरा पाषाण काल की। तो उच्च पुरा पाषाण काल में
क्या मिला है, तो अस्थि, खुरचनी एवं दक्षिणी संस्कृति मिली है। बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मिला है। प्रारंभिक होमोसेपियंस मानव का काल कहा जाता है उच्च पुरापाषाण काल को। हारपून, फलक और हड्डी के उपकरण यहाँ से मिले हैं। मध्य पाषाण काल, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, माइक्रोलिथिक जो है तो यहाँ पे उपकरण मिले हैं। आदमगढ़ भीमबेटका मध्य प्रदेश का और बागौर राजस्थान का। सराय नाहरराय उत्तर प्रदेश का मध्य पाषाणकालीन प्रमुख स्थल है। सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की तकनीक का यहाँ पर मध्य पाषाण काल में विकास हुआ था। अर्धचंद्राकार उपकरण बने थे। इकधार फलक, स्थायी निवास का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। पशुपालन के साक्ष्य भी क्या है, मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। आगे बात कर लेते हैं नवपाषाण काल की, तो इसमें पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति थी, मतलब पॉलिशदार यहाँ पे जो उपकरण थे वो मिले हैं। और बुर्जहोम गुफा कराल कश्मीर का और लंघनाज गुजरात का नवपाषाणकालीन स्थल है। दैमाबाद, दमदमा, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश के, चिरांद बिहार का, पोचमपल्ली तमिलनाडु का, ब्रह्मगिरी मास्की कर्नाटक के, ये क्या है, नवपाषाणकालीन स्थल है। प्रारंभिक कृषि के जो साक्ष्य हैं, प्रारंभिक कृषि संस्कृति, कपड़ा बुनना, भोजन पकाना, मृदभांड निर्माण, मनुष्य स्थायी निवासी बना। और क्या था, नवपाषाण काल में पाषाण उपकरण की पालिश शुरू हुआ और पहिया अग्नि का प्रचलन हुआ। तो नवपाषाण काल में ही प्रारंभिक कृषि, कपड़ा बुनना, भोजन पकाना, मृदभांड निर्माण और मनुष्य स्थायी रहने लगा। पालिश दार उपकरण मिले, उपकरण बनाए जाने लगे। पहिया बना, पहिए का आविष्कार हुआ और अग्नि आग का आविष्कार हुआ। तो आग पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। प्रारंभिक कृषि का जो साक्ष्य है वो नवपाषाण काल से ही मिलता है। और यहाँ पे भोजन पकाना, मृदभांड निर्माण, ये सभी यहाँ से मिलते हैं। अब आगे देख लेते हैं, फैक्ट चेक को सेल्फ चेक कर लेते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 की, जिसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि बुर्ज होम जो है, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो बुर्ज होम से, कोल्ढीवा से, चौपानी मांडो से, कि मांडो से। तो याद रखेंगे बुर्ज होम से क्या मिला है, मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस में आया था। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं सराय नाहर राय से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो याद रखेंगे ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि भारत में जो भीमबेटका है इससे क्या होते हैं, सर्वाधिक शैलाश्रय, भीमबेटका शैलाश्रय जो है यहाँ से क्या है, सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे बात कर लेते हैं, राख का टीला कहाँ से मिला है। तो ये संगन कल्लू से मिला है। राख का टीला नवपाषाण स्थल कहाँ से संबंधित है, तो ये संगन कल्लू से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं नवदा टोली की। तो प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। केडी वाजपेयी ने, वीएस वाकणकर ने, एचडी सांकलिया ने और मार्टिमर व्हीलर ने। तो नवदा टोली एचडी सांकलिया ने क्या किया था, इसकी खोज की थी। तो एचडी सांकलिया ने नवदा टोली की खोज की थी, याद रखेंगे एचडी सांकलिया ने नवदा टोली की खोज की थी। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे प्रश्न नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या है, तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी। तो मेहरगढ़ से क्या मिले हैं, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है, तो भारत में मिला है शिवालिक पहाड़ियों में। तो याद रखेंगे नहीं दोस्तों, भारत में नहीं मिला है, नर्मदा घाटी में मिला है। तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है, तो नर्मदा घाटी से मिला है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9 का आंसर हो जाएगा
9 का आंसर हो जाएगा डी, नर्मदा घाटी। प्रश्न नंबर 10, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है तो कहाँ हुआ है? हस्तिनापुर में हुआ है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो पशुपालन का प्रारंभ जो था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो बृहत जो पाषाण स्मारक हैं इनकी पहचान कहाँ की गई है? तो सन्यासी गुफाओं में की गई है, कि मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है, कि मंदिर के रूप में की गई है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि बी इसका राइट आंसर है। बृहत जो पाषाण उपकरण है, मेगालिथिक जो टाइम है वो क्या है? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में उसकी पहचान की जाती है मेगालिथ की। आगे बात कर लेते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो खाद्यान्न की जो कृषि थी वो सबसे पहले कब प्रारंभ हुई थी? तो ये कृषि प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। तो याद रखेंगे नवपाषाण काल में क्या था? खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। आगे बात कर लेते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो प्राचीनतम जो स्थायी जीवन के प्रमाण हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पशुओं को पालतू बनाना, गर्त निवास का स्थान, चित्रकारी का प्रारंभिक साक्ष्य, मृदभांडों का निर्माण। तो इसमें क्या करना है? उपरोक्त में से कौन सा से नवपाषाण काल की विशेषता है? तो याद रखेंगे कि नवपाषाण काल की विशेषता पशुओं को पालतू बनाना और गर्त निवास का साक्ष्य, गड्ढा घर के साक्ष्य मिले हैं और मृदभांडों का निर्माण है। चित्रकारी का प्रारंभिक साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलता। तो नवपाषाण काल में चित्रकारी का प्रारंभिक साक्ष्य नहीं मिलता है। ये क्या है? पूरा पाषाण काल का लक्षण है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो विशेषताएं हैं इसमें से उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17 की। तो प्रश्न नंबर 17 है, प्रागैतिहासिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा एक कथन असत्य है? तो कौन सा एक कथन क्या है? असत्य है। तो मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। पूरा पाषाण काल के मनुष्य संभवतः निग्रिटो जाति के थे। चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्रपाषाणी लोगों ने किया। सर्वप्रथम बड़े बड़े गांवों की स्थापना नवपाषाण काल में हुई। तो यही जो है तो क्या है? असत्य कथन है डी। सर्वप्रथम बड़े बड़े गांवों की स्थापना नवपाषाण काल में हुई। ये क्या है? ऑप्शन असत्य है। तो इस तरह से दोस्तों ये पहला टॉपिक था मैक बुक सीरीज का और इसमें हम लोगों ने आज के इस पूरे अध्याय 1 को देखा और आगे के टॉपिक्स में हम लोग बात करेंगे अन्य जो है तो चैप्टर्स आगे के अध्याय 2 सिंधु घाटी की सभ्यता की। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में और अंत तक जरूर देखें। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, भारत माता की जय।